आह, जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, आवाज, स्क्रीन और कैमरा क्लियर है? आवाज, स्क्रीन और कैमरा डन। शुरू करते हैं हमारा यूनिट 3। और आई होप कि अब हमारे कोई सवाल पेंडिंग नहीं है। सबको पुरानी सारी बातें याद है? कोई सवाल तो नहीं किसी का? जी। बाकी के हजरात भी काइंडली बता दें। किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज जो कि परेशान कर रही हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो। क्योंकि मैं चाहूंगा कंपनीज एक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमारी सारी पिछली बातें क्लियर हो। तभी ये टॉपिक आपको बिल्कुल सही तरीके से अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि इसकी एक अलग डायमेंशन है। तो जब हम इसकी डायमेंशन में उतर जाएंगे तो फिर इसी की बात करेंगे, तो फिर पिछली बातों को रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे। तो एक दफा मुझे फाइनल आउटकम दे दें। क्या पिछला सारा डाटा तैयार है? हम लोगों ने एक टेस्ट कर लिया, असाइनमेंट भी कर ली, होमवर्क भी कर लिया। जी, होमवर्क वाले क्वेश्चंस को एक दफा डिस्कस कर लें, वो मैं कर लूंगा। अगर उसको अभी हम डिस्कस करने बैठे तो फिर आज का लेक्चर हमारा आउट हो जाएगा। तो उसमें कोई इतनी खास प्रॉब्लम थी नहीं। वो मैं उसकी या तो अलग से वीडियो निकाल दूंगा, या उसको मैं अलग से व्हाट्सएप के अंदर डिस्कस कर लूंगा आपसे। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अब हम लोग एक नए एरिया में दाखिल हो जाएं। डन। जनाब, शुरू करते हैं। एक चीज, एक लाइन लिखी हुई है मैंने सामने। लॉजिकल इंपॉर्टेंट एरिया फॉर आई कैप एग्जाम्स। कौन सा? कंपनी लॉ का पोर्शन। ये ऐसा एरिया है जो कि लाजमन आई कैप अक्सर टेस्ट कर रहा होता है। और जब ये सवाल पूछा जाता है तो उसकी नीयत हमेशा उसको लॉजिकल बनाने की होती है। ऑल्दो यहाँ से क्रैमिंग भी वो टेस्ट कर लेता है, मगर कम। ज्यादातर वो यहाँ से लॉजिकल क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो जो इस एरिया का क्रैमिंग वाला पोर्शन है, वो अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे पूरी क्लास में। और जो इसका लॉजिकल साइड है, उसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। बेसिकली होता क्या है, मैं आपको पर एक थीम दे दूं। जब हम लोग बात करते हैं ना ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कैसे एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, तो एक है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट, वो कैसे एक ऑडिटर को लेकर आते हैं, कैसे एक कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करती है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने अलग से बताया। फिर आते हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स। उन्होंने एथिक्स के बैकग्राउंड के ऊपर वो सारी बातें अलग से की। और इन दोनों से बड़ा है कंपनीज एक्ट, यानी कि कंपनी लॉ का पोर्शन, जो कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बारे में आपको बताता है। तो अगर ये पहला स्टेप ही पूरा ना हो पा रहा हो, अगर कंपनी लॉ के अंदर ही वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाए, वॉइड हो जाए, उसकी अपॉइंटमेंट ना हो पाए, तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, एथिकल बैकग्राउंड क्या कहता है, उसकी तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं। तो स्टेप 1, जब भी एक कंपनी किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट करती है, जब भी एक कंपनी किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट कर रही होती है, तो फर्स्ट स्टेप वो देखती है कि क्या क्या कंपनी लॉ की बातें इस ऑडिटर को अपॉइंट करने के अगेंस्ट तो नहीं। कंपनी एक्ट ने हमें बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशंस दी हैं जहां से लॉजिकल सवाल निकलता है। तो सबसे पहले उस ऑडिटर को उन लॉजिकल स्टांसेस के ऊपर चेक किया जाता है कि क्या वो किसी भी वजह से डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो रहा। अगर डिस्क्वालीफाइड नहीं हो रहा, फिर वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर जंप करती है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्टेप 1, कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग ऑडिटर्स। सबसे पहले जो चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कि हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या पढ़ने वाले।
हमारे पास ये कुछ सेक्शन आ रहे हैं, सेक्शन 246, 247, 248, 249, 250, 251, कुल मिला के ये 6 सेक्शन है। 246, 247, 248, 249, 250, 251, ये 6 सेक्शंस ऐसे हैं जो कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज एक्ट। तो 246 से अगर हम लोग स्टार्ट लें तो 246 आपको बताएगा अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कैसे उसकी रेम्युनरेशन तय होती है, पुराने वाला कैसा जाता है, नया वाला कैसे अपॉइंट होगा, 246 से बताता है। 247 जो कि लॉजिकल एरिया है, ये बात करता है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर। 248 to 49 it's about rights and duties. 250 and 251 is about cost accounts का ऑडिट कैसे होगा और रिपोर्ट के ऊपर साइनिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है एज पर कंपनीज एक्ट। तो ये 6 सेक्शंस हैं जो कि आपको कंपनी लॉ से विरासत में मिलते हैं। और तो ये सारे सेक्शंस आपने कैफ 7 में कवर नहीं किए, मगर यहां पर अब आपको कवर करेंगे। तो आज का हमारा टारगेट है अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन, सेक्शन 246, अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, सेक्शन 246 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जब कंपनी मार्जे वजूद में आती है, जब कंपनी फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट होती है, अब कैफ 7 के अंदर आप लोग देख कर आएंगे कंपनी बनती कैसे है। तो जब एक कंपनी बन गई, मार्जे वजूद में आ गई, तो उसके मार्जे वजूद में आने से 90 डेज के अंदर अंदर, 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर अंदर डायरेक्टर्स ने पहला पहला ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। जब एक कंपनी बन जाती है, इनकॉर्पोरेट हो गई है, तो उसके 90 दिनों के अंदर अंदर डायरेक्टर्स ने उस कंपनी का पहला ऑडिटर अपॉइंट करना। इन 90 डेज, 90 दिनों के अंदर कौन करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे। और ये कब तक रहेगा? जिस तरह हमने लास्ट ईयर डिस्कस किया था, ये रहेगा कंपनी की एजीएम तक। तो जो कि फर्स्ट ऑडिटर है, तो ये कब तक रहेगा? कंपनी की फर्स्ट एजीएम। याद रखिएगा, हर एजीएम के ऊपर, हर एजीएम के ऊपर पुराना ऑडिटर जाएगा और नया ऑडिटर आएगा। पुराना जाएगा, नया आएगा। और मैं ये भी यहीं पे क्लियर कर दूं, जब हम लोग ये कहते हैं ना कि पुराना जाएगा, तो ये 100% ऐसे नहीं होता। पुराने वाला स्टे कर सकता है अगर एजीएम पे उसके हक में वोटिंग हो जाए, और अगर पुराने वाला दोबारा से उसी कंपनी का ऑडिट करने में अपनी कॉन्सेंट जाहिर कर दे, तो वो और उसके जो हमरा नए नाम प्रपोज किए जाते हैं, उनके दरमियान इलेक्शन करवाया जाता है। तो जो जीत जाता है वो आगे अपॉइंट हो जाता है। तो पुराने वाला रीअपॉइंट हो सकता है विद इलेक्शंस, विद इलेक्शंस। और अगर मेंबर्स ने कोई नया नाम सामने नहीं रखा, तो फिर पुराने वाले से पूछते हैं कि भाई कंटिन्यू करना चाहते हो? अगर वो कह दे हाँ, तो हम अगले साल भी उसी को ले आते हैं। तो फर्स्ट ऑडिटर जो आपका आता है, वो विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाना चाहिए। कौन लेकर आएगा? कंपनी के डायरेक्टर्स। और ये कब तक रहेगा? कंपनी की पहली एजीएम तक। उसके बाद से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां एंड सो ऑन, वो कहलाते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। वो क्या कहलाते हैं? सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। हर एजीएम पे पुराने वाला जाता है, नया वाला आता है, तो इसकी अपॉइंटमेंट कब होगी? उसी एजीएम पे। और ये कब तक रहेगा? अगली एजीएम तक। तो एक ऑडिटर का सफर एजीएम से लेके एजीएम तक होता है। हर ऑडिटर का जो सफर होता है वो एजीएम से शुरू होता है और एजीएम पे जाके खत्म हो जाता है। और हर एजीएम पे ये फैसला होता है कि अगले साल में कौन ऑडिटर बनेगा। तो पहला ऑडिटर कौन लेकर आएगा? कंपनी के डायरेक्टर्स। और उसके बाद हर सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन लेकर आते हैं? कंपनी के मेंबर्स। कंपनी के मेंबर्स लेकर आते हैं, मगर किसकी रिकमेंडेशन पे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन पे। तो फर्स्ट और सब्सिक्वेंट
फर्स्ट और सब्सिक्वेंट वाली बात है मैं समझ आई। सर एक ऑडिटर कितनी टर्म्स तक कंसेक्यूटिव एक कंपनी में ऑडिट कर सकता है? 5 साल। 5 साल के अंदर अंदर उसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन सर फिर पहले वाला इनकॉर्पोरेशन के 90 डेज में आएगा, वो ईजीएम पे तो नहीं आएगा। देखें, पहले वाले को हमने विद इन 90 डेज अपॉइंट कर लेना, और कब तक रहेगा? एजीएम तक रहेगा। उसके बाद एजीएम से एजीएम का सफर तय होता है। तो पहले वाला एजीएम पे आ गया, और उसके बाद एजीएम से एजीएम का सफर तय होता है। ये जो अभी एक सवाल आया ना मेरे पास कि कंसेक्यूटिव टर्म्स वाला, ये मैंने आपको एक होमवर्क भी देना है आज। तो इसके अंदर भी एक ट्रिक है, बताऊंगा क्या। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? कभी कभी कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है। क्या अराइज होती है? कैजुअल वैकेंसी। वैकेंसी कहते हैं सीट खाली हो गई, सीट खाली हो गई। मगर क्यों हुई? ऑडिटर की अपनी पर्सनल रीजन की वजह से। ये लिख लें, ऑडिटर की पर्सनल रीजन की वजह से क्या अराइज होती है? कैजुअल वैकेंसी। भाई उसकी टांग टूट गई, उसको कोविड हो गया ड्यूरिंग ऑडिट, उसको कोई और मसला आ गया, अब वो आगे हमारा ऑडिट करने को एग्री नहीं कर रहा। उसकी कोई पर्सनल रीजन है, प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल रीजन। तो अगर कोई पर्सनल रीजंस की वजह से एक ऑडिटर भाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि भाई कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई है। हम लोग क्या कहते हैं? कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई है। और ये कैजुअल वैकेंसी किसने फुलफिल करनी है? डायरेक्टर्स ने। कब तक करनी है? कैजुअल वैकेंसी होने से 30 दिनों के अंदर अंदर। कैजुअल वैकेंसी होने से 30 दिनों के अंदर अंदर आपने अगला ऑडिटर लेकर आना। कौन लेकर आएगा? कंपनी के डायरेक्टर्स। और ये भी कब तक रहेंगे? वही रूल, अगली जून। अब चाहे ये 7 महीने के लिए आए हैं, 4 महीनों के लिए आए हैं, 3 महीनों के लिए आए हैं, या 11 महीनों के लिए आए हैं, ये इररिस्पेक्टिव है कब तक रहेंगे। हर एजीएम पे पुराने वाला जाएगा, नया वाला आएगा। हर एजीएम पे पुराने वाला जाएगा, तभी तो नया वाला आएगा। तो पहला पहला ऑडिटर कौन लेकर आएंगे? डायरेक्टर्स। हर सब्सिक्वेंट कौन लेकर आएगा? मेंबर। किसकी रिकमेंडेशन पे? डायरेक्टर्स की। और कैजुअल वैकेंसी कौन फुलफिल करेगा? डायरेक्टर्स। हर ऑडिटर कब तक रहेगा? एजीएम तक। और कब तक अपॉइंट किया जाएगा? ये रूल्स आपके सामने मेंशन। नेक्स्ट। सर अगर जो हमने सारी बातें पीछे पढ़ी हैं, पहले को वाले को कौन लेकर आ रहा है? डायरेक्टर्स। उसके बाद कौन लेकर आ रहे हैं? मेंबर्स। कैजुअल वैकेंसी वाले को कौन लेकर आ रहा है? डायरेक्टर। तो एक रूल होता है, हर वो बंदा जो कि उसको अपॉइंट कर रहा है, हर वो बंदा जो कि उसको अपॉइंट कर रहा है, उसी बंदे ने उसके पैसे भी तय करने। जितनी रेम्युनरेशन बनेगी, ये वही बंदा तय कर रहा होगा। तो एक रूल लिख लें, whosoever is the appointing authority, लिख लें, whosoever is the appointing authority shall also be the person who will fix the remuneration. तो अगर डायरेक्टर्स लेकर आ रहे हैं तो कौन फुलफिल करेगा? डायरेक्टर्स। अगर एजीएम के ऊपर मेंबर्स ने अपॉइंट किए तो उसके पैसे कौन तय करेंगे? मेंबर्स। और अगर इन दोनों ने अपॉइंट नहीं किया तो कौन करेगा? एसईसीपी। तो उस केस में रेम्युनरेशन कौन फिक्स करेगा? एसईसीपी। उस केस में रेम्युनरेशन कौन पे करेगा या फिक्स करेगा? एसईसीपी। मुझे बताइए, यहां तक सारी बातें क्लियर? अभी तक हम लोगों ने जो एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, दैट वाज कैजुअल वैकेंसी। मैंने आपसे कहा कि वो अपनी किसी पर्सनल रीजन की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया, नहीं काम कर पा रहा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि whosoever is the appointing authority shall also decide its remuneration। तो जो लेकर आ रहा है वही उसके पैसे भी तय कर रहा है। यहां तक ऑल क्लियर है? अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगर
याद रखिएगा, अगर ये सारे काम अपने अपने टाइम पे ना हो, फॉर एग्जाम्पल पहला ऑडिटर 90 डेज में अपॉइंट नहीं हुआ, सब्सिक्वेंट ऑडिटर एजीएम पे अपॉइंट नहीं हुआ, कैजुअल वैकेंसी 30 दिनों के अंदर अंदर फुलफिल नहीं हुई, अगर ये तीनों काम अपने अपने वक्त पे नहीं किए जा रहे, अपने अपने वक्त पे नहीं हो रहे, तो प्यारे बच्चों उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ऑडिटर लेकर आएगा एसईसीपी। उस वक्त कौन लेकर आएगा, एसईसीपी। तो एसईसीपी कब अपॉइंट करेगा, जब पहला ऑडिटर 90 डेज में अपॉइंट नहीं हो रहा, जब सब्सिक्वेंट ऑडिटर एजीएम पे अपॉइंट नहीं हो रहा, और जब कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 डेज फुलफिल नहीं हो पा रही, तो उस केस में एसएससीपी ऑन इट्स ओन या मेंबर्स की तरफ से गई हुई एप्लीकेशंस को सामने रखते हुए जंप इन करता है और अगला ऑडिटर अपॉइंट करके देता है। एक और रीजन भी है, ऑडिटर्स अपॉइंटेड आर अनविलिंग टू एक्ट। ऑडिटर्स अपॉइंटेड आर अनविलिंग टू एक्ट। होता ही है कि कभी कभी आप ऑडिटर्स को अपॉइंट कर लेते हैं, मगर अपॉइंट करने के बाद उनको फील आती है कि नहीं यार कंपनी की इंटेग्रिटी अच्छी नहीं है, ये कंपनी गलत कामों में है, ये कंपनी के लोग साथ देने वाले नहीं है। तो इससे पहले कि कहानी आगे चले, वो अपॉइंट होने के फौरन बाद कहते हैं कि नहीं सॉरी, हम आपका ऑडिट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो वो शुरू होते ही खत्म हो जाता है, शुरू होते ही वो कहते हैं कि सॉरी, वी आर अनविलिंग टू एक्ट, वी आर अनविलिंग टू एक्ट। मगर याद रखिएगा ये प्रोफेशनल रीजंस हैं, दिस इज नॉट कैजुअल वैकेंसी, दिस इज नॉट कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी क्या थी, वो अपने किसी पर्सनल रीजन से नहीं कर रहा, मगर यहां पे अगर वो अनविलिंग हो रहा है, उनकी किसी वजह से अनविलिंग हो रहा है, तो ये प्रोफेशनल रीजंस है। ये क्या है, प्रोफेशनल रीजंस हैं। यहाँ पे अगर वो अनविलिंग टू एक्ट है, तो वो खुद को निकाल लेगा और बता देगा जाके एसएससीपी को कि भाई मैं जा रहा हूँ। अब एसएससीपी जंप इन करेगी और तमाम सूरत हाल को देखते हुए, मसलों को देखते हुए, परेशानियों को देखते हुए अगला ऑडिटर खुद लेकर आएगी, अगला ऑडिटर ये लोग खुद लेकर आएंगे। ये अपॉइंटमेंट के बाद की कहानी बता रहा हूँ। अपॉइंटमेंट हो गई है, आ भी गया है, काम भी शुरू हो गया है, मगर उसको एहसास हो रहा है कि नहीं यार ये लोग अच्छे लोग नहीं है, इन लोगों ने धोखा दिया है, इन लोगों ने शुरू में ही बदयानती शुरू कर दी है, शुरू में पता चल गया कि इनका काम ऐसा है जो कि खराब नेचर का है, ये लोग फ्रॉडुलेंट हैं। तो वहां पे वो चलते ऑडिट से खुद को विड्रॉ कर लेता है, चलते ऑडिट से खुद को निकाल लेता है, कहता है नहीं, मुझे आपके साथ अटैच नहीं होना, क्योंकि अगर मैं आपके साथ अटैच हो गया तो मार्केट में मेरी बदनामी ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं आपके साथ अटैच हो गया तो मार्केट में मेरी बदनामी ज्यादा हो जाएगी, तो बेहतर यही है कि मैं अपने आप को साइड पे कर लूं। एंगेजमेंट शुरू हुई है, तो दूल्हे ने कहा कि सॉरी, मैं ये रिश्ता कैरी ऑन नहीं कर सकता, तो वो अनविलिंग टू एक्ट। वो क्या है, अनविलिंग टू एक्ट। तो अगर ये चार रीजंस हैं, अगर ये चार रीजंस हैं, तो इन चारों के अंदर बंदा कौन लेकर आएगा अगला, एसईसीपी। कौन अगला बंदा लेकर आएगा, एसईसीपी। यहां तक ऑल ओके जी, यहां तक ठीक शो जी। देखें, कैन बी मल्टीपल रीजंस। मैनेजमेंट धोखा दे रही है, मैनेजमेंट फ्रॉड में है, मैनेजमेंट ने चीजें छुपाई हैं, मैनेजमेंट का स्टाफ बदतमीज है, शुरू में ही वो आपको एक्सेस वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे, मैनेजमेंट का काम आपको आपको समझ से बाहर हो रहा है, आपको इस काम में एक्सपर्टीज नहीं है, कोई और मसले मसाइल आ गए, कंपनी लॉ ने बाद में आपको मना कर दिया, कुछ भी ऐसा हो गया जिससे आपने कहा कि नहीं यार अब मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता, मेरी नहीं बन रही है, मेरी बन ही नहीं रही है, तो फिर आप खामोशी से वहां से क्या कहते हैं, कट जाते हैं। नहीं, पर वो क्या क्या कहते हैं वो, आ, कट लो, यहां से नीवी नीवी होके निकल लो,
कि नहीं यार मैं यहाँ पे गुजारा नहीं, हाँ रफू चक्कर, मैं यहाँ पे गुजारा नहीं कर सकता, मैं यहाँ से तखलिया कर रहा हूं, मैं साइड पे हूं, यहां तक कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल। ये सारा क्रैमिंग वाला एरिया है, जो आज कवर करेंगे ना वो सारा क्रैमिंग होगा। अच्छा जी आगे चलता हूं। कभी कभी जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी जो बिछड़ जाए वो एक सपना लगता है। कुछ और काम भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑडिट शुरू हो गया, आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर है, वॉइस क्लियर है, ठीक है। तो ऑडिटर में बी रिमूव्ड, अब अगली लाइन बड़ी गौर से पढ़ने वाली है। ऑडिटर में बी रिमूव्ड, ऑडिटर में बी रिमूव्ड बिफोर कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। इतनी अंग्रेजी पढ़ें और इसके साथ कंपेयर करके बताइएगा कि जहां मैं दो निशान लगाए हैं, इन दोनों जुमलों को कंपेयर करके बताइएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं जरा आपसे पूछना चाहूंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों लाइनों में व्हाट्स द मेन डिफरेंस यू फाइंड। एक है ऑडिटर मे बी रिमूव्ड बिफोर कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, एक है ऑडिटर्स अपॉइंटेड आर अनविलिंग टू एक्ट। इन दोनों जुमलों में, इन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है जी, बताएंगे जरा। पहली में निकाला जा रहा, पहली में निकाला जा रहा है, दूसरी में खुद जा रहा है। तो जो पहली स्टेटमेंट है जहां पे लिखा हुआ स्पेशल रेजोल्यूशन, इसका मतलब है कि वो उसको धक्के देके निकाल रहे हैं। हमने कहा था ना एजीएम पे आएगा, एजीएम पे जाएगा, मगर इसकी एक्सेप्शन है। अगर अगर वो लोग चाहें तो एजीएम से पहले उसको निकाल सकते हैं, अगर वो चाहें तो एजीएम से पहले उसको निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। अब कैफ 7 पढ़े हुए बच्चों को इसका आइडिया तो होगा कि व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन, या मुझे ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा जी। कैफ 7 तो पढ़ा है ना थोड़ा बहुत, इसका तो आइडिया होगा कि व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप एक ऑडिटर को चलते ऑडिट से फारिग कर सकते हैं। एक ऑडिटर भी चल रहा है बट आपने कहा कि नहीं मजा नहीं आया, निकलो, दौड़ो, भज्जो, निकाल दिया। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो अगला ऑडिटर कौन लेकर आएगा, बोर्ड। अगला ऑडिटर कौन लेकर आएगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मगर मगर विद प्रायर अप्रूवल ऑफ एसईसी, विद प्रायर अप्रूवल ऑफ एसईसीपी। तो ये वो वाहिद जुमला है जहां पे दोनों मर्ज हो रहे हैं, जहां पे दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अगर ऑडिटर्स को चलते ऑडिट से निकाल दिया, मेंबर्स ने अगर उसको वोट करके फारिग कर दिया, तो उस केस में अगला बंदा लेके तो डायरेक्टर्स ही आएंगे, मगर विद प्रायर अप्रूवल ऑफ एसएससी। तो ये वो वाहिद स्टेटमेंट है जहां पे एक्सेप्शन भी है और जहां पे दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं। ये 2x है, यहां पे दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं। मगर मेरा आपसे एक सवाल है, ऐसी क्या जरूरत पेश आई होगी कि आप अपने ऑडिटर को चलते ऑडिट से फारिग कर रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या रीजन है, ऐसा क्या, वाई, वाई दिस कोलेबिलिटी।
ऑडिट सही नहीं कर रहा होगा। अच्छा, और और अगर आप क्लाइंट साइड से सोचें, अगर आप क्लाइंट बन के इस चीज को लेना, तो आपके जहन में आएगा नहीं यार वो सही से काम नहीं कर रहा था। और अगर आप सोचें विद रिस्पेक्ट टू ऑडिटर, तो आपके जहन में आना चाहिए कि नहीं यार वो लोग फ्रॉड में थे, ये फ्रॉड पकड़ने वाला होगा, उनको पता चल गया होगा कि हमारा फ्रॉड पकड़ा जा रहा है, तो उन्होंने चलते ऑडिट से निकाल दी, जिसका फिल्मों में होता है, चलते ऑडिट से निकाल दी। तो यस, दोनों रीजन हो सकते हैं। ऑडिटर भी कोई फरिश्ता नहीं है, शायद ऑडिटर अपना काम सही से ना सरंजाम दे पा रहा हो, शायद ऑडिटर अपना काम सही से सरंजाम ना दे पा रहा हो, या या वो फ्रॉड पकड़ने के बहुत करीब करीब हो, ये लोग डर जाएं और चलते ऑडिट से निकाल दें। तभी तभी बीच में एसएससीपी से प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी कर दिया, तभी एसएससीपी को बीच में इनकॉर्पोरेट किया कि भाई अब जो अगला आएगा वो तुम्हारे से पूछ के आएगा। सर मेरी सिस को भी ऐसे निकाला था, वो फ्रॉड पकड़ने वाली थी, उसको निकाल दिया। ऐसा तो फिर होता है, जब आप शेर के गार में हाथ डालेंगे तो फिर वो दबाएगा तो सही। जी, यहां तक मुझे बताइए सारी क्रैमिंग बेस्ड क्लियर है? ये दोनों स्लाइड्स क्लियर है, ये वाली भी और ये वाली भी? पक्का? 100% एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे रहे हैं? अच्छा, आगे चलते हैं, कहानी पढ़ते हैं। कैसे पिछले वाला जाएगा, कैसे नया वाला आएगा? कहानी है कैसे पिछले वाला जा रहा है और कैसे नया वाला पॉइंट होगा। तो आपने ये पूरी कहानी लिख देनी है। अगर आईकैब आपसे क्रैमिंग में पूछे और 2 से 3 दफा वो ये सेम सवाल टेस्ट कर चुका है, वो आपसे कहता है 4 नंबर के लिए 5 नंबर के लिए कि बताओ पुराने वाला कैसे जाएगा और नया वाला कैसे आएगा। तो स्टेप वन, मेंबर, एक सेकंड मैं इसको जरा थोड़ा सा, जी हाँ जी, मेंबर हैविंग एट लीस्ट 10% शेयर होल्डिंग, या सिंगल मेंबर हो या मिला के, देखिए आप आगे ब्रैकेट में एस लगा हुआ है, तो सिंगल मेंबर के पास अगर 10% की शेयर होल्डिंग है कम से कम, या मिला जुला के अगर मेंबर्स के पास एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग है, तो उनको ये एंटाइटल्ड कर दिया गया है कि वो किसी और ऑर्डर का नाम प्रोपोज कर सकते हैं। ये नहीं कहा कि फाइनल, उसने कहा प्रोपोज कर सकते हैं, मगर उससे पहले उसका नाम एजीएम पे देने से पहले, उसका नाम कंपनी को सबमिट करवाने से पहले उसकी कॉन्सेंट लेना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग गौर करें तो मैंने कॉन्सेंट के नीचे ये लाइन लगाई थी, उसकी कॉन्सेंट लेना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने उससे पूछा नहीं है और आप जाके नाम दे, नहीं। अगर मेंबर या मेंबर्स चाहते हैं कि हमारा अगला ऑडिटर कोई और हो, तो पहली शर्त यह है कि उनके पास कम से कम 10% की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। अगर अकेले के पास नहीं है तो मिल जाए, जोड़ लें आपस में, और वो अगला ऑर्डर का नाम प्रपोज कर सकते हैं, मगर उससे पहले उसकी कॉन्सेंट लेना बहुत जरूरी है। उसकी कॉन्सेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी चलते हैं, अभी तो फर्स्ट स्टेप हुआ, नेक्स्ट स्टेप, अगर कॉन्सेंट मिल गई तो मेंबर्स ने क्या करना है? उन मेंबर्स ने कंपनी को एजीएम से कम 7 दिन पहले, एजीएम से कम 7 days बिफोर ये सबमिट करवानी। A notice shall be given to company at least 7 days before the date of the AGM. तो एजीएम से 7 दिन पहले, एजीएम से 7 दिन पहले उन मेंबर्स ने कंपनी को नोटिस देना, एटलीस्ट 7 days बिफोर। जैसे ही ये नोटिस कंपनी के पास आएगा, कंपनी ने फौरन से 2 काम करना है। नंबर 1, उसने अपनी वेबसाइट पर डाल देना। नंबर 2,
उसने रिटायरिंग ऑडिटर को, यानी कि जो जा सकता है, जो जा रहा है, उसको फोर्थ विथ यानी कि फौरन से बता देना है कि भाई कमर कस लो, तुम्हारा कंपटीशन तैयार हो रहा है। तो ये नोटिस फौरन से उसने कंपनी के पुराने या जो मौजूदा है उसको भी भेज देना है, जो रिटायर होने जा रहा है मौजूदा ही है ना अभी, उसको भी भेज देना है, और फौरन से कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी लगा देना। वो ऑडिटर जो कि रिटायरिंग है, वो ऑडिटर जो कि अब जा रहा है, वो बनाएगा एक रिप्रेजेंटेशन, एक खत बनाएगा, एक कागज बनाएगा, एक स्टेटमेंट बनाएगा, जो कि कंपनी को एजीएम से 2 दिन पहले सबमिट होगा। वो एक बनाएगा रिप्रेजेंटेशन जो कि कंपनी को सबमिट करेगा एजीएम से 2 दिन पहले, और वो रिप्रेजेंटेशन उस एजीएम के अंदर पढ़ के सुनाई जाएगी, और ये मैंडेटरी होगा, ये जरूरी होगा कि वो ऑडिटर जो कि जा रहा है वो उस मीटिंग को लाजमन अटेंड करे। ये उसके लिए फॉर श्योर है, फॉर मस्ट है कि उसने लाजमी वो एजीएम अटेंड करनी है। और पता है इसका नाम क्या होता है? मुझे क्यों निकाला। यानी कि वो जाने से पहले एजीएम में अपना एक आखिरी तकरीर करता है, एक इमोशनल स्पीच करता है कि मेरे साथ क्या क्या जुल्म हुए हैं, मैं कब आया था, मेरा साथ किसने दिया, किसने नहीं दिया, मुझे कहाँ पे सपोर्ट मिली, कहाँ पे सपोर्ट नहीं मिली। तो वो सारी कहानियां, वो सारी रुदात लिखता है इन द लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो कि कंपनी को दिया जाता है एजीएम से कम 2 दिन पहले, और कंपनी वाले उसको पढ़ के सुना रहे होते हैं एजीएम में। कंपनी वाले उसको एजीएम पे पढ़ के सुना रहे होते हैं कि ये इस बंदे के साथ बीती है, ये इसकी आप बीती है, ये इसकी आप बीती है। अगली बात सुन लेंगे। आपने अगर पुराने वाले को निकाला है, या नए वाले को ऐड किया है, या कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है, इनमें से कुछ भी हुआ है, अपॉइंटमेंट हुई है, रिमूवल हुआ है, या कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है, आपने इन तीनों कामों में रजिस्ट्रार को बता देना है विद इन 14 डेज। कंपनी शेल इंटीमेट, कंपनी बताएगी, इंटीमेट करेगी, इन्फॉर्म करेगी किसको? रजिस्ट्रार को, विद इन 14 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के, रिमूवल के, या कैजुअल वैकेंसी के 14 डेज के अंदर अंदर जो जो कुछ हो रहा है वो आपने रजिस्ट्रार को साथ साथ बताते जाना। रिमूव किया तब भी बताएं, नया वाला लेकर आ रहे हैं तब भी बताएं, कैजुअल वैकेंसी आ गई तब भी बताएं, नया बंदा आ गया तब भी बताएं। तो रजिस्ट्रार को विद इन 14 डेज ये सारी कहानी बताना जरूरी है कि कंपनी के साथ चल क्या क्या रहा है। एक दफा ये पूरी स्लाइड देख लें और मुझे बताइए इस पूरी कहानी में कोई मसला, कोई परेशानी।
जी, मैंने खुद को साइड पे किया था ताकि आप लोग इस दफा सुकून से पढ़ सकें, तो तभी मैं साइड पे हो गया था। इफ रिटायरिंग ऑडिटर डजंट मेक एनी रिप्रेजेंटेशन विल ही स्टिल बी लायबल टू अटेंड एजीएम? जी बिल्कुल, उसने तो हर एजीएम, उसका राइट है, उसका ये राइट है कि उसने हर एजीएम को अटेंड करना है, और ना सिर्फ अटेंड करना है बल्कि उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो बोल के अपनी बात रख सके, और ये भी उसके पास पावर है कि उसकी बात सुनी जाए। जनाब, यहां तक मुझे बताइए, सारी बातें क्लियर है? यहां तक ऑल ओके है? चल, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, राइट्स, ड्यूटीज, कॉस्ट अकाउंट्स और सिग्नेचर। राइट्स, ड्यूटीज, कॉस्ट अकाउंट्स और सिग्नेचर। आइए राइट्स की बात करते हैं। सर, अगर वो रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिखता कुछ, तो क्या वो एजीएम में कह सकता है? देखिए, जब वो रिटायर हो रहा है ना, जब वो जा रहा है, तो लॉ ने उसको एक ताकत दी है, उसे कहेगा भाई जो कुछ कहना चाहते हो एक दफा लिख के कह दो। अगर वो नहीं लिखता और अगर वो जबानी बोलता है, तो फिर उसकी बात में उतनी पुख्तगी नहीं आएगी। कह वो सकता है, मगर उसके पास कोई सपोर्ट नहीं होगी, उस चीज को डॉक्यूमेंटेशन में नहीं होगी ना, तो वो इतना ज्यादा खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ओरली। अच्छा जी, आइए बात करते हैं राइट्स के ऊपर। क्या क्या राइट्स होते हैं एक ऑडिटर के पास? उसके पास पहला राइट ये है कि वो तमाम तर बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी एंड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस हासिल कर सके। यानी कि जब भी वो कंपनी से कोई बुक्स पेपर्स डिमांड करता है, कोई डॉक्यूमेंट्स डिमांड करता है, तो वो फौरन से उसको मिल जाए, फ्री एक्सेस है उसके लिए। उसको किसी से बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, बस कहना है कि भाई मुझे डॉक्यूमेंट ला के दो, मुझे ये इनवॉइस ला के दो, मुझे ये डॉक्यूमेंट ला के दो, मुझे ये वाउचर ला के दो, मुझे ये रिकॉर्ड ला के दो, मुझे ये ला के दो, वो ला के दो, तो वो उसको फॉरेन से प्रोवाइड किया जाएगा। कोई रोकथाम उसके लिए नहीं है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक कॉल आ रही, काइंडली, थैंक। जी सॉरी, वेलकम बैक। अच्छा जी, तो पहला राइट ये है कि वो बुक्स पेपर्स को फ्री एक्सेस कर सकता है, तमाम तरह सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को पकड़ सकता है, डिमांड कर सकता है। फिर अगर उस कंपनी की कोई ब्रांचेस हैं, अगर उस कंपनी की कोई ब्रांचेस हैं, तो वो उन ब्रांचेस का रिकॉर्ड भी डिमांड कर सकता है। अगर उस कंपनी की कोई ब्रांचेस हैं, तो वो ब्रांच रिकॉर्ड्स भी ले सकता है। उसके बाद उसके पास ये राइट है कि वो तमाम तर नोटिसेस रिसीव करे एजीएम के, और एजीएम को वो अटेंड भी करे, जो अभी हम बात भी कर रहे थे। उसका ये राइट है कि उसकी बात एजीएम पे सुनी जाए, जिसका वो पार्ट बना हुआ है, और अगर वो कोई कंसर्न रख रहा है तो उसकी बात को प्रॉपर ध्यान से दोनों कानों को खोल के सुना जाए, ताकि वो कंपनी की भलाई की अगर कोई भी बात कर रहा है, तो ये ना हो कि यहां से वो बोल रहा है और वहां से शोर शुरू हो जाए। तो ऐसा नहीं, वो प्रॉपर राइट रखता है। फिर अगर उसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो कंपनी में से कंपनी के डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉय को पकड़ सकता है। हर वो बंदा जिसके पास वाउचर्स होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, उसको अकाउंटेबल कर सकता है। कंपनी की सब्सिडरी से पूछ सकता है, सब्सिडरी के अंदर कोई ऑफिसर, एम्प्लॉय, या सब्सिडरी का अगर कोई और ऑडिटर है, तो उससे भी राब्ते में आ सकता है। और सब्सिडरी में अगर किसी के पास बुक्स, अकाउंट्स, वाउचर्स की कस्टडी है, तो वो उससे भी तमाम तर नेसेसरी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। वो वहां से भी तमाम तर नेसेसरी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। तो ये उसके राइट्स, ये उसके क्या है?
राइट्स, ये तमाम राइट्स। एक दफा रिसेंटली आई कैप बताऊं क्या पूछा था, ये पॉइंट, ये वाला, कि बताओ वो किस किस इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर सकता है। अभी इतना ऑब्वियस पॉइंट होता है कि बच्चे अक्सर इसको स्किप कर जाते हैं, और इस चैप्टर में से इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वहां से टेस्टिंग नहीं की, मगर ये पूछ लिए। तो कोई भी चीज एग्जाम में जाने से पहले उसको छोड़ के नहीं जानी, हर चीज को प्रॉपर ड्यू तरीके से तैयार करके आपने एग्जाम में उतारना है। तो ये राइट्स हैं जो कि बहुत आसान से लिखे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं ड्यूटीज की बात करूं, अगर मैं ड्यूटीज की बात करूं, तो उसकी मेन ड्यूटी क्या है कि वो ऑडिट की कंडक्शन करवाएगा। ये ड्यूटीज है एज पर कंपनीज एक्ट, ये ड्यूटीज है कंपनीज एक्ट वाली, जो लॉ उसको कह रहा है कि भाई तुमने ऑडिट करवाना है, तुमने ऑडिट की रिपोर्ट बनानी है, और तुमने ओपिनियन देनी है। तुमने क्या देनी है? ओपिनियन देनी है। ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, के क्या कंपनी ने अपने अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनाए हैं या नहीं बनाए, उसके ऊपर भी उसने एक रिपोर्ट देनी है। उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखेगा कि क्या उसको ऑडिट के हवाले से सफिशिएंट एविडेंस मिल गया था, उसकी ओपिनियन में कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट सही तरीके से रखी हैं या नहीं रखी हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, एसओएफपी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया, कैश फ्लोज हो गया, क्या वो एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई है या नहीं बनाई, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही हैं, उसकी ओपिनियन में क्या जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जो कंपनी ने एक्सपेंडिचर्स इनकर किए हैं, क्या वो कंपनी के पर्पस के लिए हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या उसकी ओपिनियन में ज़कात सही से डिडक्ट हुई है, और क्या डिडक्टेड ज़कात सही से डिपॉजिट हो गई है अंडर ज़कात एंड अशर ऑर्डिनेंस। अब ये रीड ओनली एरियाज हैं, यहां से सवाल ना होने के बराबर आता है, तो आपने एक दफा पढ़ जरूर लेनी है तब ये तमाम ड्यूटीज। अगर उसने अपनी रिपोर्ट में किसी और का नाम रेफर किया है, अगर उसने अपनी रिपोर्ट में किसी और का नाम रेफर किया है, तो उसके बारे में सच रिपोर्ट में बी अनेक्स्ट टू द रिपोर्ट, अगर किसी और रिपोर्ट का नाम मेंशन किया है तो उस रिपोर्ट को आप मेन ऑडिट रिपोर्ट के साथ जोड़ भी सकते हैं, उसको अनेक्स्ट कर सकते हैं, साथ स्टेपल कर सकते हैं। अगर कोई एडिशनल मैटर्स हैं तो वो डिस्कस करेगा। अगर रिपोर्ट में किसी तरह की कोई क्वालिफिकेशन आ रही है, अब क्वालिफिकेशन कहते हैं रिपोर्ट की खराबी, क्वालिफिकेशन कहते हैं रिपोर्ट खराब, खराब रिपोर्ट है, यानी कि हम ओपिनियन सही नहीं दे रहे हैं, तो वहां पे वो रीजन भी बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और लिस्टेड कंपनी के केस में, लिस्टेड कंपनी के केस में ऑडिटर शैल बी अवेलेबल इन जनरल मीटिंग, जहां पे उसकी रिपोर्ट और फाइनेंशियल्स को डिस्कस किया जा रहा है, तो लिस्टेड कंपनी में तो उसने लाजमी बैठना ही बैठना है, उसकी ड्यूटी है। अदर देन लिस्टेड उसके पास एक ऑप्शन आ जाती है, मगर बेहतर ये कि वो वहां पे बैठे, तो लिस्टेड में उसने लाजमी बैठना है, लिस्टेड में कोई दूसरी बात नहीं है। तो ड्यूटीज के साथ ना मैं एक स्माइली बनाऊंगा, स्माइली इसलिए बना रहा हूं कि आपने इसको इतना दिल पे नहीं लेना, इसको पढ़ना है, दो चार दफा पढ़ें, और उसके बाद साइड पे कर दें, इसको याद करने नहीं लग जाए। जी, यहां तक मुझे बताइए कहानी क्लियर है? राइट्स एंड ड्यूटीज तक समझ आ चुकी है? अब आगे दो बातें हैं, बहुत शॉर्ट शॉर्ट सी, वो करते हैं। कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स क्या है जरा सुनिएगा। आपने सीएमए का पेपर पास किया, या सीएमए का पेपर एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किया होगा, उसके बारे में सुना भी होगा कि सीएमए का पेपर कैसा होता है। अच्छा ये बताइए, सीएमए के पेपर में और रिपोर्टिंग के पेपर में फर्क क्या होता है? सीएमए के पेपर में और रिपोर्टिंग के पेपर में क्या डिफरेंस है? क्या फर्क होगा सीएमए में और रिपोर्टिंग में? रिपोर्टिंग में थ्योरी है, प्रैक्टिकल है। अच्छा, बड़ा डिफरेंस बता रहे हैं आप लोग। एक स्टैंडर्ड बेस्ड है, एक नहीं है। रिपोर्टिंग में आईएफआरएस होता है, दोनों न्यूमेरिकल।
सदके जाऊं मैं आपके डिफरेंसेस पे। देखें, कंपनी के अकाउंट्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाता है? रिपोर्टिंग R1 R2। मगर सीएमए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के नहीं देते। सीएमए प्रोडक्शन के अंदर ये देख आपको शो करवाते हैं कि कितना मटेरियल लग रहा है, कितनी लेबर लग रही है, कितने ओवरहेड्स हैं, मार्जिनली कितना जा रहा है, वेरिएंस कितना कितना आ रहा है, बजटिंग कैसे हो रही है। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंट्स हर कंपनी नहीं बनाती, कॉस्ट अकाउंट्स हर कंपनी नहीं बना रही होती। ये सिर्फ वो कंपनी बनाती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है। कॉस्ट अकाउंट्स वो कंपनी बनाती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है। वो कंपनी जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो कंपनी जो कि ट्रेडिंग कर रही है, उसके लिए कॉस्ट अकाउंट्स बनाना जरूरी नहीं है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट क्लास ऑफ अकाउंटिंग, या वो ये ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसमें आप ये देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट कितने का बन रहा है, क्या ये बनाना भी चाहिए या नहीं। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, डिसीजन मेकिंग, वेरिएंसेस, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन, बजटिंग, जो जो चीजें आप लोगों ने कॉस्टिंग में देखी हैं वो आप रिपोर्टिंग में नहीं देखते, और जो रिपोर्टिंग में है वो कॉस्टिंग में नहीं देखते हैं। हर ऑडिटर का जो मेन एस्पेक्ट होता है ना वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट, यानी कि FAR 1 FAR 2 के जो स्टैंडर्ड्स आप लोग पढ़ते हैं उसके मुताबिक वो देखता है। तो अगर किसी कंपनी ने कॉस्ट अकाउंट्स बनाए हैं, अब कॉन्सेप्ट सुनिएगा, अगर किसी कंपनी ने कॉस्ट अकाउंट्स बनाए हैं या उसको कॉस्ट अकाउंट्स बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो एसएससीपी ने ये कहा है कि भाई इन कॉस्ट अकाउंट्स का भी ऑडिट करवाना, अलग से करवाना, इन कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट अलग से करवाना। SSAP may direct audit of cost accounts to be conducted in a specified manner। तो SSAP कहता है कि इनका अलग से करवाओ और मेरे मुताबिक करवाओ। और किससे करवाओ? सीए से भी करवाया जा सकता है, सीए से भी करवाया जा सकता है, और इसका एक कजन भी होता है, शायद आप लोगों ने पहले सुना हो, CMA। एक तो सीए ना, आई कैप वाला सीए, एक होता है CMA। जिस तरह सीए वालों के लिए आई कैप होता है, इस तरह सीएमए वालों के लिए ICMAP नामी एक इदारा होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, ICMAP। तो अगर कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट करवाना है और अलग से करवाना, तो SSCP कहता है कि भाई ये मेरी मर्जी के मुताबिक होगा, इसके लिए सीए भी कर सकता है, CMA भी कर सकता है, और जो भी ऑडिटर होगा उसकी वो सेम पावर्स होंगी, सेम ड्यूटीज होंगी, सेम लायबिलिटीज होंगी जो कि एक नॉर्मल ऑडिटर की होती हैं। ये ऑडिट SSCP की डायरेक्शन के मुताबिक होगा, ये ऑडिट SSCP की डायरेक्शन के मुताबिक होगा, और उसी को अलग से रिपोर्ट दी जाएगी, और उसी को अलग से ही बस आपने रिपोर्ट दे देनी है, किसी और को रिपोर्ट नहीं देनी है। ये बस आपने SSCP को रिपोर्ट दे देनी है कि भाई हमने कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट कर लिया, ये इसकी रिपोर्ट है। अब सवाल ये है कि क्या हम कंपनी के एग्जिस्टिंग ऑडिटर से ही ये काम करवा सकते हैं? तो यस, करवा सकते हैं। और अगर SSCP कहता है कि नहीं मुझे बंदा चेंज करना है, तो वो चेंज्ड बंदा लाके चेंज्ड तरीके से भी अपना काम करवा सकता है। तो कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट अलग से होता है, उसकी रिपोर्ट सबके लिए नहीं होती है, उसकी रिपोर्ट किसके लिए होती है? SSCP के लिए होती है। उसकी रिपोर्ट किसके लिए होगी? SECP के लिए होगी, क्योंकि ये उसकी डायरेक्शन के मुताबिक किया जा रहा है। अगर मैं आपको याद करवाऊं, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, याद है? ISRS में पढ़ा था, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, जो हम कह रहे हैं जैसे हम कह रहे हैं वैसे काम कर दो, जो हम कह रहे हैं जैसे हम कह रहे हैं वैसे काम कर दो। तो ये उसकी एक एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हैं। डन। 250 क्लियर हो गया। उसके बाद रिपोर्ट के ऊपर साइन होंगे, रिपोर्ट के ऊपर साइन करने हैं। साइन में वो अपना नाम भी लिख सकता है, या फर्म का नाम भी आ सकता है, डेट डालेगा, और जहां पे रिपोर्ट साइन की जा रही है वहां पे जो उसकी जुरिस्डिक्शन है, जो उसकी प्लेस है,
उसका नाम भी आ जाए। तो जनाब ये है सेक्शन 246, 248, 249, 250, 251। हमने 247 को अभी तक छोड़ा। अगर मैं आपको वापस से लेके जाऊं ना इस स्लाइड पे, सॉरी इस स्लाइड पे, तो हमने ये कवर कर लिया और हमने ये कवर कर लिया। तो जो पहले दो एरियाज थे वो हम लोगों ने आज कवर किए हैं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। हमारा क्या रह गया है, ये 247। और ये 247 ही क्या है, ये लॉजिकल पोर्शन। 247 इज दैट लॉजिकल पोर्शन जहां से केस स्टडीज आती है। तो ये हम लोगों ने कल स्टार्ट करना है। आज जितना पढ़ा है वो सारा क्रैमिंग है। आज जितना भी पढ़ा है वो सारा का सारा क्रैमिंग है, प्योर क्रैमिंग। तो 246, 248, 249, 250, 251 आप आसानी के साथ आज याद कर सकते हैं। जो मसला आए और कोशिश करनी कि आज की रात खत्म होने से पहले पहले या कल की क्लास में आने से पहले पहले याद कर लें, याद कर लें। डन। क्योंकि कल हमारा लॉजिकल एरिया है, तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि जितने मसले मसाइल है ना वो आप क्लियर करके आए। तो व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है। अगर जो सवाल हो, कोई चीज समझ नहीं आई, कोई लाइन फंस गई है, स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही है, कोई मतलब समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो फौरन से आपने उस ग्रुप में डाल दें। जी। अगर उसको नहीं आ रहा कॉस्ट के मुताबिक तो फिर आप चेंज कर देंगे। तो इसलिए एसएससीपी ने कहा है कि हम उसी को भी यूज कर सकते हैं और हम नया भी बुला सकते हैं, ये उसकी जजमेंट। क्योंकि ये ऑडिट उसके मुताबिक होगा, ये ऑडिट उसके मुताबिक होगा और किसी के मुताबिक आप नहीं कर रहे होंगे। जो वो कह दे आपने उसी को रिपोर्ट बना के देनी है, उसी के क्राइटेरिया को यूज करते हैं। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स एंड द क्लास ओवर हियर। वी शैल बी मीटिंग टुमारो फॉर नेक्स्ट एरिया। तो तब तक के लिए अल्लाह।